Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist. Many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। In this video lecture, we are going to discuss some रिसर्च मेथोडोलॉजी और सोशल रिसर्च क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अनुसंधान यानी कि सोशल रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहा जाता है? जब हम किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का हम पूरी लाइफ यानी कि उसका संपूर्ण जीवन या फिर उसके किसी एक पक्ष का व्यवस्थित और पूर्ण रूप से विश्लेषण करके अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सर्वेक्षण। ये होता है आपका सर्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? तो अगर हम सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता देखें तो पहला ऑप्शन है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि हम किसी एक समुदाय में सर्वेक्षण की बात कर रहे थे, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। वस्तुनिष्ठ रूप से तथ्यों का संकलन भी होगा, उसका रचनात्मक आधार भी होगा, लेकिन उसकी प्रकृति जो है वो गुणात्मक नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार के अध्ययनों में सहायक है? तो अगर हम बात करते हैं सोशल सर्वे की यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण की, तो वो कौन कौन सी स्टडीज़ में हेल्पफुल रहता है? तो ये आपके वर्णनात्मक अध्ययन, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, अन्वेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडीज़, कार्यकरण संबंधी अध्ययन यानी कि जिनमें कॉज और इफ़ेक्ट की बात होती है, वो सारी स्टडीज़ में ही ये हेल्पफुल रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है? तो इसमें सामाजिक सर्वेक्षण के अगर गुण की बात करें तो इसमें वस्तुनिष्ठता होती है और इसमें वैज्ञानिक परिशुद्धता की बात भी है, परिमाणात्मक सूचनाएं भी हमें निकल कर आती हैं। लेकिन इसमें अवास्तविक सूचनाएं हो यानी कि नॉन रियलिस्टिक अगर हम सूचनाओं की बात करें या इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की परिमाणात्मक पद्धति है? तो अगर हम परिमाणात्मक पद्धति की बात करें, आपको पता है एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो उसमें से ही परिमाणात्मक जो पद्धति है तो वो आपकी प्रश्नावली होगी। वंशावली, जीवन इतिहास और मौखिक इतिहास, ये सब गुणात्मक पद्धति में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गुणात्मक पद्धति नहीं है? तो गुणात्मक पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो साक्षात्कार, निर्देशिका, सहभागी अवलोकन, जीवन इतिहास, ये तीनों ही जो है ये आपके गुणात्मक पद्धति में आती है। बट जब बात आती है साक्षात्कार अनुसूची की यानी कि इंटरव्यू शेड्यूल की, तो ये आपकी गुणात्मक पद्धति नहीं है। प्रश्न इसका जो राइट आंसर था वो था सी फर्स्ट का, और सेकेंड वाला जो है इसका राइट आंसर है साक्षात्कार अनुसूची यानी कि इंटरव्यू शेड्यूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन इतिहास का प्रकार है? तो जीवन इतिहास के प्रकार की अगर हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री, तो उसकी टाइप में आपका स्वतः लिखित आत्मकथा यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी आती है, मौखिक जीवन इतिहास भी आता है, संकलित जीवन इतिहास भी आता है। तो ये सारे ही इसमें राइट होंगे यानी कि उपर्युक्त सभी डी ऑप्शंस के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन इतिहास प्रविधि के प्रयोग हेतु उपयुक्त क्षेत्र है? तो जीवन इतिहास
अगर पद्धति की बात करें तो उपयुक्त छेद की अगर बात करते हैं तो जीवन इतिहास में अगर हम किसी की लाइफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें गहन और सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। उससे हमें क्वालिटेटिव डेटा यानी कि गुणात्मक तथ्य जो हैं वो हम संकलित करेंगे और उसकी इंटरनल लाइफ का भी हम अध्ययन कर पाएंगे, यानी कि उसके आंतरिक जीवन का भी अध्ययन कर पाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन इतिहास का दोष नहीं है। जीवन इतिहास के दोष की बात करें तो ये आपकी अवैज्ञानिक पद्धति, सीमित अध्ययन, दोषपूर्ण सामान्यीकरण, ये सारे आ सकते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करेगा ऐसा दोष नहीं हो सकता। आपका जो भी एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उसको तो वो बढ़ाएगा ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ये सारे ही आपके सोशल रिसर्च के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपके जितने भी सोशोलॉजी से रिलेटेड या फिर रिसर्च से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आपका बीपीएससी हो या कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो या फिर सीयूईटी हो, नेट हो, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा द्वितीयक स्रोत किसी एक ऐतिहासिक घटना अथवा स्थिति से अपने मूल स्रोतों से एक या अधिक चरण दूर हटे हुए होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट और डेफिनेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि आपके द्वितीयक स्रोत के लिए, आपको पता है जो सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्शन के, जिससे हम लोगों से जब हम रिसर्च करते हैं तो लोगों से डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है आपका, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है जिसको कि आप खुद फील्ड पे जाके कलेक्ट करेंगे, और सेकेंडरी सोर्सेज में वो डेटा जो भी आप किसी न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, दूसरे और जो रिसर्चेस हुई हैं उन सब से, या जो भी पब्लिश्ड बुक्स वगैरह हैं उनसे जो आप डेटा लेते हैं वो सेकेंडरी सोर्स में आता है। तो ये जो सेकेंडरी सोर्स की ही डेफिनेशन दी गई है ये किसने दी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये एफ.एन. कर्लिंगर की डेफिनेशन है कि द्वितीयक स्रोत जो होते हैं वो किसी एक ऐतिहासिक घटना अथवा स्थिति से अपने मूल स्रोतों से एक या अधिक चरण दूर हटे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्राथमिक स्रोतों को द्वितीयक स्रोतों जिनके द्वारा द्वितीयक स्तर पर सामग्री एकत्रित की जाती है, अर्थात सामग्री का संकलन प्रथम स्तर पर न होकर अन्य लोगों की मूल सामग्री से किया जाता है, से भिन्न माना जाता है। ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, इसका राइट आंसर होगा पीटर एच मन। ये पीटर एच मन की डेफिनेशन है। इन्होंने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोतों के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का गुण है। तो जब बात आती है सेकेंडरी सोर्सेज की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं और प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज का गुण जो है वो पक्षपात से बचाव करना, गोपनीय तथ्यों की प्राप्ति, समय एवं महत्व की बचत, ये सारे ही होंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोतों का अवगुण है। तो द्वितीयक स्रोतों का अवगुण यानी कि डीमेरिट की बात आ रही है। तो डीमेरिट पक्षपात से बचाव अभी हमने देखा कि उसका गुण है, गोपनीय तथ्यों की प्राप्ति हमने देखा उसका गुण है, और अगर हम कहें विश्वसनीयता की कमी होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करें तो वो रिलायबल ना हो, वो विश्वसनीय ना हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और बहुत सारी भूतकालीन जो चीज़ें पास्ट में हो सकी हैं, हो चुकी हैं, उनका डेटा आप सेकेंडरी सोर्सेज से ही कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पास्ट में कोई आज से 10 साल 20 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, आप उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी पब्लिश्ड कंटेंट है वही आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी सोर्सेज को ही रेफ़र करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि विश्वसनीयता कम हो, ये इसका अवगुण है। नेक्स्ट है, क्योंकि प्राइमरी में जब आप खुद लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस वो ज़्यादा रिलायबल होगा, सेकेंडरी सोर्सेज में वो उतना रिलायबल नहीं होगा, ऐसा ये कहना चाह रहे थे। तो ये इसका अवगुण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीयक स्रोतों का प्रकार क्या है। तो द्वितीयक स्रोतों में लाइफ हिस्ट्री आता है, आपका सार्वजनिक संगठन की जो भी रिपोर्टें होती हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की वो सब आते हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स,
पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें ही आपके सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुमाप के निर्माण का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुमाप का जो निर्माण है उसका श्रेय दिया जाता है मर्फी और लिकर्ट को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक है? तो जब बात आती है रिलायबिलिटी की, यानी कि विश्वसनीयता, किसी भी चीज़ पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं, वो होती है आपकी विश्वसनीयता। तो समूह की संरचना का बाह्य एवं आंतरिक प्रभावों से परिवर्तित होना, समूह की संरचना पर समय का प्रभाव पड़ना, समय के बीतने से अधिक संबंधी कसौटी के रूप में अंतर आ जाना, तो ये सारे ही विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। टाइम के साथ साथ जो भी संरचना होती है उसमें आंतरिक और बाह्य प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी समूह की संरचना पर समय का भी प्रभाव पड़ता है, तो समय बीतने के साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये सारे ही आपकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति वैधता की जांच से संबंधित है? जब हम बात करते हैं वैधता की, यानी कि वैलिडिटी की, तो उसकी जांच कैसे की जाए? विश्वसनीयता और वैधता, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आकृति की वैधता, अंतर्वस्तु संबंधी वैधता और रचना संबंधी वैधता, तो इसमें सारा ही राइट आंसर होंगे, यानी कि डी जो है वो उपर्युक्त सभी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता की परख किस पद्धति से की जा सकती है? तो जब बात आती है विश्वसनीयता की परख की, तो वो किससे की जाएगी? तो परीक्षा, पुनर्परीक्षा पद्धति, तुलनीय प्रकार पद्धति और आंतरिक संगति पद्धति, ये तीनों ही राइट होंगे, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक पद्धति का संबंध किससे है? तथ्यों का अवलोकन करना, तथ्यों का वर्गीकरण करना और तथ्यों का निर्वचन करना। जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो डेटा होता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और एट लास्ट उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में? ये जो है ये बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि समस्त विज्ञान की एकता जो है वो उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। ये रिसर्च में कई बार ये डेफिनेशन जो है ये पूछी जाती है। ये आपके कार्ल पियर्सन की बुक है। इसके अलावा ये जो भी थिंकर आप देखते हैं, जैसे कि कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, गुडे एंड हैट एंड लुंडबर्ग, इन सब की बुक्स भी आप लर्न कर सकते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और इन सब के ही जो डेफिनेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। Thank you so much for watching.